फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज और एक वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। फंड का एनालिसिस है, डिटेल्ड रिव्यू है। म्यूचुअल फंड यदना एमएफ यदना, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पे 200 प्लस म्यूचुअल फंड्स को हम हर मंथ एनालाइज करते हैं। तो ये काफी अच्छा टूल हो सकता है आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो डेफिनेटली आप लोगों ने वेबसाइट को विजिट करना चाहिए। मिस्टर गौरव जैन, आज कौन सा वीडियो लेके आए हम? आज हम करेंगे एक मिड कैप फंड, जो कि एक बहुत ही कंसिस्टेंट मिड कैप फंड है। बहुत पुराना, शायद सबसे पुराना मिड कैप फंड है। 1993 का मिड कैप फंड, आई थिंक सब काफी लोग को जान गए होंगे। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, इसके ओके। बारे में बात करेंगे। और फ्रैंकलिन का ये इशू वगैरह के बाद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड्स के बारे में भी। तो मुझे लग रहा था कि, और काफी शायद कमेंट्स भी आए हैं कि फ्रैंकलिन के कुछ इक्विटी फंड्स का रिव्यू कीजिए कि उनका परफॉर्मेंस भी गिरा है नहीं गिरा है। तो वो इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए। अच्छा, तो फिर आपके साइड से, हमारे साइड से बहुत ही अच्छा कंटेंट तो हम दे रहे टीम अपनी सब्सक्राइबर्स को। तो फिर ये जैसे हमारा सब्सक्राइबर्स के साथ कि भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हम हमारा वादा है अच्छा कंटेंट, और इनका वादा है कि भाई हम बहुत ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे आपके वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इस वीडियो के लाइक का क्या परिमल, मेरे को लगता है कि कम से कम 500 विद इन 12 आवर्स या 24 आवर्स। बताओ आप कैसे करना है। हाँ, आई थिंक चलो कि बिकॉज म्यूचुअल फंड का है, वैसे बहुत ज्यादा स्टॉक्स के वीडियोस काफी अच्छे लगते हैं लोगों को, पर म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सही से वैल्यू क्रिएट करके दे चुका है। इस फंड के एनालिसिस में भी हमें पता लगा ही। तो 500 लाइक्स के साथ शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम जैन ने, हमारे इसो है यदना के, उन्होंने बोला है, तो लेटेस्ट सी कि कितने घंटे में हमारे सब्सक्राइबर्स इसे कंप्लीट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं शुरू वीडियो। करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ पीपीटी। परिमल, कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? यस यस यस, परफेक्टली फाइन। ठीक है, चलो। तो आज हम करेंगे, जैसा मैंने बताया, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड। और बहुत ही हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रहता है, तो आपको पता ही है। और निफ्टी मिड कैप 100 टीआरआई इंडेक्स के साथ उसका कंपैरिजन, और साथ में मिड कैप कैटेगरी के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस फंड के बारे में बात करना। तो ये वीडियो फ्लो रहेगा, मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, फंड हाउस, स्टार्ट डेट, उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट का ट्रेंड, रिटर्न्स, फंड मैनेजर, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक, इन सब का ट्रेंड देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो देखेंगे और रिस्क रेशियो देखेंगे। और इन सब के बेसिस पे हम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रहना है, अगर आपने बाय किया हुआ है, सेल करना है या बाय करना है। तो ये सबसे शुरू करते हैं यहाँ पर मार्केट कैप। ये मेरे को बहुत ही अच्छा अपना एक ग्राफ लगता है, जिसमें कैसे ये फंड जो है चेंज हो रहा है लास्ट 10 साल में। इससे बहुत अच्छा एक यहाँ पर चीजें पता चल जाती हैं। तो परिमल, आप देखोगे अगर यहाँ पर, तो कि ये फंड जो है पहले एक मोर मल्टी कैप टाइप का फंड था, राइट? यस, तो तो वही मैं पहले ही बोलने वाला था आपको कि हमने बोला तो है मिड कैप है, बट सही में हिस्ट्री वही सजेस्ट कर रही है क्या? तो जैसे हिस्ट्री सजेस्ट कर रही है, आई थिंक इट्स अर्लियर इट वाज अ मल्टी कैप काइंड ऑफ राइट, कैटेगरी फंड। राइट। आई थिंक टिल 2015-16 it was a multi cap category fund, but now with the SEBI rules and regulations it is clearly a mid cap fund मिड with कैप at फंड, least 60-65% allocation into mid cap मिड category. कैप कैटेगरी, यस। तो अभी Right. 69% इसका कैटेगरी का है मिड कैप में। लार्ज कैप में बाकी रखता है, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो एक मिड और मतलब लार्ज और मिड कैप फंड बोल सकते हैं, राइट? स्मॉल कैप में एलोकेशन नहीं ले रहा है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा लेस रिस्की फंड लगता है। क्योंकि अगर बाकी मिड कैप देखें तो कुछ ऐसे मिड कैप फंड्स भी हैं जो या तो मिड कैप या स्मॉल कैप में रखते हैं, लार्ज कैप बहुत कम है। तो ये थोड़ा फंड ऐसा है कि वो लार्ज कैप एलोकेशन है, और मिड कैप तो है ही, और वो तो बाय मैंडेट रखना ही है उसको। Right. तो फंड हाउस के बारे में बात करें, तो 9th बिगेस्ट फंड हाउस है, लेकिन स्लाइड है थोड़ा। अगर 7th था परिमल, शायद ये 2 साल 2.5 साल पहले। और निफ्टी मिड कैप टीआरआई तो ठीक है, और मिड कैप कैटेगरी का है, बहुत पुराना फंड है, 1993 का फंड है। और आपने रिटर्न सिंस इंसेप्शन देखोगे तो अमेजिंग रिटर्न्स है, मतलब 19%। 18.9%। आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर, 10 रुपए का एनएवी मोर देन 1000 अगर किसी ने क्रॉस किया है। तो एक था रिलायंस का ग्रोथ फंड जो अभी निप्पॉन में बन चुका है, वो भी मिड कैप कैटेगरी का फंड था। राइट, और ये एक फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जिन्होंने 1000 मतलब 10 रुपए के से साथ स्टार्ट हुआ था ये फंड इन दिसंबर 1993, एंड इट टच्ड ऑलमोस्ट 1100 रुपीज की एनएवी टच की थी इसने। एंड बिल्कुल। नाउ इट इज बिटवीन 800-900 समथिंग, वो लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्लाइड इन द मिड कैप इंडेक्स। So which is I think phenomenal performance है since inception, 18.9% CAGR। यस, I think अगर मुझे कोई 15% भी बोल दे तो मैं दे दूं सारा पैसा उसे। बिल्कुल बिल्कुल, सीरियसली। True. और म्यूचुअल फंड के बारे में क्या बोलोगे आप? जैसे कि अब अभी क्या है ना, मतलब फ्रैंकलिन के बारे में इतना सब हुआ है, तो आज की तारीख में भी मतलब एक बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना जाता है ये फ्रैंकलिन, राइट? और बहुत एक, ही ज्यादा। राइट?
तो क्या कहते हैं, अभी जैसे मतलब लास्ट 3-4 महीने में जो ये सारा इवेंट हुआ डेट फंड्स के साथ और ये सारी चीजों के हिसाब से, तो मैं थोड़ा सा आपका वो जानना चाहूंगा कि क्या आप बोलना चाहेंगे कि सेफ है, मतलब ऐसे ऐसा कोई टेंशन तो नहीं है ना, इवन फ्रॉम इक्विटी फंड पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये काफी लोगों के दिमाग में थोड़ा सा रहता है ये चीज। राइट, अगर फ्रैंकलिन के बारे में बात करेंगे ना, तो ये बहुत ही अलग टाइप का फंड हाउस है। इसका डेट का जो मैनेजमेंट होता है वो पूरा मुंबई में बैठ के होता है, और इक्विटी का मैनेजमेंट चेन्नई में बैठ के होता है। तो इक्विटी और डेट कंप्लीटली अलग अलग जगह पे मैनेज होते हैं इस फंड हाउस राइट। के। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने इक्विटी फंड्स को मैनेज किया हुआ है। जो रिस्क मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस मैंने सुना था, मतलब ऑब्वियसली जो इनके एनालिस्ट लोगों से या फिर एक बार फंड मैनेजर से भी मीट हुई थी मेरी, तब मैंने बात की थी। तो इक्विटी साइड में इनका ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आ जाता है किसी फंड में, इक्विटी क्या, तो वो इक्विटी पर जो फंड मैनेजर के साथ एक ऑडिट कमेटी बैठती है एंड दे आस्क हिम कि भाई एग्जैक्टली कैसे तुम आउट परफॉर्म कर रहे हो, मतलब क्या एक्स्ट्रा रिस्क तो नहीं ले रहे हो तुम। आई डोंट नो अगर ये इक्विटी के साथ होता है उनका, जो मैंने सुना था, फिर वो डेट के साथ क्यों नहीं हुआ। बिकॉज आज हम देख रहे हैं 30,000 करोड़ रुपीज का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनका ऑलमोस्ट इज अर्निंग 0% फॉर देम। राइट। एंड इन वे वो बंद ही कर दिया उन्होंने, मतलब वो बंद करने ही वाले हैं। अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है, अंडर लिटिगेशन है ये मैटर। बट एक फंड हाउस मुझे हमेशा लगता था कि भाई जो एक ट्रेंड है इंडिया में कि फॉरेन फंड हाउसेस आके इंडिया में सेटल नहीं हो सकते, ग्रो नहीं हो सकते, उस ट्रेंड को इसने कंप्लीटली बीट किया था। बट नाउ आई थिंक इट हैज स्टार्टेड फॉलोइंग दैट ट्रेंड ओनली। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी फंड मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ इक्विटी साइड। डेट साइड वाज ऑलवेज रिस्की, देयर इज नो डाउट, बट इक्विटी साइड इज ऑलवेज, मतलब ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस में भी ऐसा नजर नहीं आया है। सो वी शुड नॉट से दैट कि नहीं यार परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है इनका। वेरी गुड रिटर्न्स इन ऑल कैटेगरीज ऑलमोस्ट। एब्सोल्युटली। और सो उस हिसाब से इट्स अ गुड फंड हाउस। बट डेट ने जो कालिक पोद दिए इनके मुंह पे, उसके चक्कर में शायद वो ओवरहैंग काफी समय के लिए रह सकता है आने वाले समय में। और आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि इक्विटी में मोस्टली लोअर रिस्क रहते हैं और डेट में हायर रिस्क रहते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट है ये फंड हाउस, राइट। ठीक है, अब हम जाते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट पे। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट तो मतलब फंड जो है वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, राइट। ऑलमोस्ट अभी जो है 6,200 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वो थोड़ा डिग्रो हुआ है, वो तो मार्केट भी डिग्रो हुआ है तो उसकी वजह से भी डिग्रो हुआ है। तो मतलब ज्यादा ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं है कि कैटेगरी के आसपास, क्या बड़ा फंड भी है, पुराना फंड हाउस भी है, तो ठीक ठाक ग्रोथ रहा है। ऐसा कोई कोई खराब ट्रेंड नहीं दिख रहा है यहाँ पर मुझे। कैटेगरी एवरेज के हिसाब से देखो तो लाइन जो है ना काफी सिमिलर, एक आध 2-3% ऊपर नीचे चलता है वो तो सब जगह, बट एक ठीक ठाक ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर। अब हम जाते हैं कि अब रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो 4 टाइप के रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, ट्रेलिंग, कैलेंडर और उसका रोलिंग रिटर्न्स और एसआईपी रिटर्न्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स, जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं। ये 30th जून के हिसाब से है पूरा डेटा, तो आप उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर 1 ईयर जो अगर देखेंगे तो कैटेगरी से थोड़ा सा नीचे है परफॉर्मेंस, और अगर उसके इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस है। 3 इयर्स में कैटेगरी के आसपास ही परफॉर्मेंस है, 5 ईयर में भी कैटेगरी के आसपास ही परफॉर्मेंस है, और 10 ईयर में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस है कैटेगरी से। तो एक कैटेगरी के आसपास का परफॉर्मेंस दिख रहा है परिमल यहाँ पर रिटर्न्स में, तो मतलब ट्रेलिंग रिटर्न्स में, राइट। और कैलेंडर में अगर हम देखेंगे तो कैलेंडर में क्या है यहाँ पर, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है यहाँ पर कैलेंडर में कि अभी लास्ट 2019 में थोड़ा बेटर परफॉर्म किया। अगर हम रिसेंटली से जाएं तो 2018 में भी कम गिरे ये मार्केट से। मिड कैप तो काफी गिरा था 2018 में, तो उस हिसाब से इन्होंने थोड़ा बचाया अपने आप को। 2017 में जैसा कि बात कर रहे थे हम कि जब बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ता है तो ये उतना ज्यादा नहीं बढ़ते, और जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है तो ये एक्चुअली उतने गिरते भी नहीं है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड 2011 में भी दिखे, एक्चुअली 2008 का नंबर नहीं है यहाँ पर, उसमें भी सेम ही ट्रेंड है कि 2008 में जब मार्केट बहुत गिरा तो ये कम गिरे, 2011 में मार्केट ज्यादा गिरा ये कम गिरे, 2018 में मार्केट ज्यादा गिरा ये कम गिरे। लेकिन जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा तो भी ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं, या तो आसपास ही रहे हैं दोनों बार, यहाँ पर भी कैटेगरी के आसपास रहे हैं, यहाँ पर भी कैटेगरी के आसपास रहे हैं, और यहाँ पर भी कैटेगरी के आसपास रहे। तो ये जो बचाते हैं ये यहां बचाते हैं, रिटर्न्स कमाते हैं ना, जब डाउन टर्न में रिटर्न्स कमा रहे हैं लग रहा है मुझे, राइट। द फॉल कंपेयर्ड टू द कैटेगरी एंड इंडेक्स कम होता है यहाँ पे। यस, सो आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी गुड मैनेजमेंट, उसमें कोई होना नहीं चाहिए, बिकॉज साइक्लिकलिटी तो रहेगी इक्विटी पे। स्पेसिफिकली अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली साइक्लिकलिटीज विल बी लिटिल मोर
यस और वहां पे वो वोलेटिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से इस फंड ने मैनेज किया है। यस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ग्रोथ जब होती है उतनी वो नहीं दे पाता, बट विच इज देयर इज नथिंग नेगेटिव आल्सो इन दैट। नेगेटिव रेट, यस हाँ, तो मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अगर अच्छे दे रहा है कोई फंड तो इट्स ऑलवेज yes, अ गुड। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मतलब मिड कैप कैटेगरी में मेरे ख्याल से एक लो रिस्क फंड है। तो अगर आपको उस थॉट प्रोसेस से है तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि एक डाउन साइड रिस्क, मतलब मिड कैप में एक रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि रिस्की कैटेगरी है ओवरऑल। तो ये जो है फंड ऐसा फंड है जो डाउन साइड रिस्क आपका थोड़ा कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है इस कैटेगरी में। राइट। और ये एक्चुअली रोलिंग रिटर्न्स हैं, मैंने गलती से एसआईपी लिखा हुआ है। तो रोलिंग रिटर्न्स में अगर आप देखोगे तो वही चीज दिख रही है कि लोवेस्ट रिटर्न्स जो हैं वो कैटेगरी से थोड़े बेटर हैं, राइट। और हाईएस्ट रिटर्न्स जो हैं वो बहुत आसपास है, या तो बिल्कुल आसपास है, राइट। तो वही चीज है कि ये इसी टाइप का ट्रेंड है कि डाउन साइड रिस्क थोड़ा बेटर मैनेज करते हैं वो, और हाईएस्ट को एवरेज के आसपास रखते हैं। तो वही मुझे लग रहा है कि इनका ट्रेंड है वो मार्केट में। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मुझे वही दिख रही है कि जैसे हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन जो होना चाहिए यस 7 to 10 years प्लस का ही होना चाहिए इन मिड कैप कैटेगरी। एंड व्हाई वी ऑलवेज दैट, बिकॉज लोएस्ट रिटर्न का पैरामीटर जब हम देखते हैं किसी भी फेज में, रोलिंग रिटर्न में आपको लोएस्ट रिटर्न का पैरामीटर पता चलता है, तो वहां पे ये 7 years के हिसाब से 12.4% का लोएस्ट रिटर्न दिया है इस फंड ने। यस एंड दैट्स व्हाई इट इज सो गुड कि अगर फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 साल का होना चाहिए। बिल्कुल। नॉर्मली हम 10 साल का बोलते हैं बिकॉज डेटा वही सजेस्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वहां पे आई थिंक ये पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप लोएस्ट रिटर्न 12.4 है, हाईएस्ट 22 है, एंड प्रोबेबल लो एंड प्रोबेबल हाई रिटर्न्स आर बिटवीन 16.7 एंड 20.9%, which is also more than the category average. And being a defensive fund compared to the category and benchmark अगर हम बात करेंगे तो उसके बावजूद अगर ये कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ नजर आ रहा है प्रोबेबल लो एंड प्रोबेबल हाई में, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा साइन है फॉर द इन्वेस्टर्स। बिल्कुल 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 सही कहा। तो ये है एसआईपी रिटर्न्स, वो ट्रेलिंग की तरह ही है। लास्ट 1 ईयर थोड़ा अच्छा नहीं रहा, लेकिन 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 इयर्स में परफॉर्मेंस जो है दोनों से ओवरऑल बेटर रहा है, आसपास ही रहा है। या तो फंड मैनेजर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आर जानकी रामन जी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराने स्मॉल मिड कैप के फंड मैनेजर हैं। बहुत बड़ा नाम है इनका स्मॉल मिड कैप के स्पेस में, और काफी पुराने फंड मैनेजर हैं। और आपको दिख भी रहा है कि मतलब 10 साल तो हो गए इनको फंड मैनेज करते करते। तो एक बहुत ही स्टेबल फंड मैनेजमेंट है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजमेंट है। And he is the CIO of Franklin India Equity as Yes. साइड के जो वो है जो राइट। और अगर हम सेक्टर एलोकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल सेक्टर है ब्लू में फर्स्ट, और फिर एनर्जी सेक्टर है, और फिर केमिकल सेक्टर है, और फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे मतलब बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। इन टॉप 50% देयर आर 4 सेक्टर्स, सो व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। वेरी सो इट्स नॉट कि कंसंट्रेटेड काइंड ऑफ एलोकेशन सेक्टर्स में नहीं किया हुआ है। बीइंग अ मिड कैप कंपनी, गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, so it's a good risk weighted allocation they have done, that's what I feel. Yes, absolutely absolutely। और यही आपको एक्चुअल में स्टॉक्स में भी दिखेगा यही चीज, कि अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक इनका सबसे बड़ा है और वो है 3.4%, राइट। और उसके बाद 3.3 है रामको और कंसाई, और 53 स्टॉक्स हैं, जो मुझे लगता है मिड कैप में एक अच्छा नंबर है, मतलब बहुत ठीक है। आई थिंक उतने होने ही चाहिए बिकॉज यू कैन नॉट हैव अ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो इन मिड कैप कैटेगरी। रीजन बिहाइंड, बिकॉज अगर कुछ गलत हो जाए वहां पे तो फिर डाउन साइड बहुत ज्यादा हो सकती है। एंड बीइंग रिस्क एडजस्टेड काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस है इनकी पूरी मिड कैप साइड में, तो वहां पे ये एलोकेशन ठीक है। बहुत लोगों को ताज्जुब हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक को एलोकेशन कैसे लिया हो उन्होंने, तो बट आई थिंक रूल्स के हिसाब से गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65% मिनिमम मिड कैप में है, बाकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, बट कभी कभी ग्रोथ भी उनको नजर आती है, स्टेबिलिटी भी देनी होती है पोर्टफोलियो को, तो उस हिसाब से सम एलोकेशंस इन लार्ज कैप आर आल्सो पॉसिबल, so there should not be anything negative about that. So overall it's a quite a good allocation. कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह के एलोकेशंस उन्होंने लेके रखे हुए हैं, so there should not be any problem. एक रीजन ये भी हो सकता है कि रिसेंटली जो एक इवेंट हुआ है फ्रैंकलिन के साथ, तो वहां पे कुछ रिडेम्पशन प्रेशर भी अगर आते हैं तो वहां अगर लार्ज कैप स्टॉक्स आपके पास हो तो आपको मिड कैप साइड को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर रिडेम्पशन प्रेशर के चक्कर में आप अगर मिड कैप स्टॉक्स वगैरह सेल करोगे तो वहां प्रेशर बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है परफॉर्मेंस पे। ओवरऑल आई थिंक
another risk management strategy one can say. बिल्कुल। और परिमल एक और बहुत अच्छी चीज दिख रही है मुझे यहाँ पर कि आप देखोगे, जैसे हम रिस्क की बात कर रहे हैं बार बार, राइट, तो आप देखो कि यहाँ पर टॉप 20 स्टॉक्स का एक बार थोड़ा ग्लांस करोगे तो इससे पता चल रहा है कि मतलब कि इनकी जो जिस सेक्टर में जा रहे हैं और जिस टाइप की कंपनीज इनके पास हैं, राइट, उससे पता चल रहा है मुझे कि ये मतलब एक कोई ज्यादा ऐसा लग नहीं रही है बेट कि यार बहुत ही रिस्की, मतलब एनबीएफसी दिख रहा हो कोई कि भाई हाँ, मतलब आई थिंक कंजम्पशन स्टोरी पे ज्यादा दिमाग लगा हुआ लग रहा है, बैंक, बैंकिंग, रिसीवेंट्स, हाँ, और बैंकिंग में भी जो स्टॉक्स लिए आप देखो ना, मतलब महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, मतलब कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं करा हुआ, मतलब नो नॉनसेंस, नो नॉनसेंस, राइट, तो मतलब एक बीइंग मतलब मिड कैप फंड, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मतलब मिड कैप होके भी वो दे आर एलोकेटिंग, सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट। तो वो चीज मतलब मुझे वही लग रही है कि एक बहुत ही मतलब इसी से पता चल रहा है कि रिस्क ज्यादा नहीं लेते हैं, मतलब एक पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। राइट, और पोर्टफोलियो as expected portfolio turnover ratio is also very less because I think last 5 year में churning भी ज्यादा नहीं है टॉप पोर्टफोलियो में, so मुझे लगा ही था कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज नीचे ही रहेगा यहाँ पे, so I think this is also and consistency देखिए, मतलब कि between 11 to 20 एक भी साल ऐसा नहीं है जहां पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज मोर देन द कैटेगरी एवरेज, so this is a good thing. So consistency in portfolio management strategies is looking really good. So long term process है, मतलब बाय होल्ड करने के हिसाब से ही बाय करते हैं, ये क्लियरली पता चलता है। बहुत सही है। हाँ, और मतलब मिड कैप फंड का इतना कम क्या कहते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज वेरी गुड, मेरे को लगता है। एंड कंसिस्टेंसी भी है रिटर्न्स में, ऐसा भी नहीं है कि मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है तो कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। यस, और एक्सपेंस रेशियो भी आसपास है दोनों में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा निगेटिव बोल सकते हैं, आई थिंक कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है रेगुलर साइड में भी, राइट, आई डोंट मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि अगर आप ये ग्राफ देखोगे जून से लेके जून 2020 तक का, बड़ा है, जब ये इवेंट हुआ है उसके पहले ही बड़ा लग रहा है, तो जो इनकम गिरे हैं इनके डेट साइड से, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कवर समथिंग फ्रॉम इक्विटी साइड, दैट्स व्हाट। और मे बी वो भी हो सकता है रूल्स के हिसाब से, अगर एयूएम कम होता है तो यू कैन increase the expense ratio, so that is also another opportunity. Exactly. So but थोड़ा सा ज्यादा है compared to category average, थोड़ा सा ज्यादा हमें नजर आ रहा है, nothing alarming, but performance भी अच्छा है, तो deserve भी करते हैं expense ratio, so I think there should not be any problem with this. और बीटा, और यहाँ पर अभी वो जो हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये नंबर्स में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन कंसिस्टेंटली लो है कंपेयर टू द कैटेगरी एवरेज। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो इवन इंडेक्स से भी कम है इनका, कैटेगरी एवरेज में इंडेक्स कम है, मतलब अभी वोलेटिलिटी भी वैसे बीटा इज आल्सो लेस देन द कैटेगरी एवरेज, स्टैंडर्ड भी इन दोनों से कम है, फिर अल्फा बिल्कुल एवरेज के थोड़ा सा ऊपर रहता है, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कोई नहीं है। हाँ, और पी भी जो ज्यादा नहीं है, आसपास कैटेगरी एवरेज के आसपास मैनेज कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। आई थिंक ऑल दीस रिस्क रेशियोज आर लुकिंग क्वाइट गुड, सो देयर इज नथिंग मतलब extraordinary they are taking some kind of risk और फिर performance लाने के लिए, I think less than, so it's a low risk and average return kind of portfolio. Yes. So there is nothing negative also. अगर आप low risk लेके compared to category average low risk ले रहे हो, and if you are giving a good performance, there should not be any problem with the fund. बिल्कुल, यस, यही चीज मतलब मेरे को वही बहुत अच्छा लगता है एक चीज इनका, कि अगर हम फ्रैंकलिन के सभी फंड्स में ये चीज दिखती है कि जब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात, इक्विटी फंड सॉरी, यस, तो लो रिस्क और नियर एवरेज रिटर्न, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, सो मतलब एक मॉडरेट काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर, एक मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड ठीक लगता हुआ नजर आ रहा है, दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस, बिकॉज आपके रिस्क प्रोफाइल देख के आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दैट इज अ डिस्क्लेमर वी वुड लाइक टू गिव, तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। और किसी को कि भाई मेरे को मिड कैप फंड में भी लेना है और थोड़ा कम रिस्क लेना है और मैं एवरेज के आसपास रहूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, फ्लो के हिसाब से है। यस, सो इट वाज अ वेरी गुड रिव्यू फॉर टुडे, एंड जैसे कि हमारे पक्के वाले सब्सक्राइबर्स को हमने टारगेट दिया हुआ है 500 प्लस लाइक का टारगेट है, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सही में यार मतलब यज्ञ के फैन है वो, so definitely you people should go to mfyadnya.in वेबसाइट, वहां पे आपको 200 प्लस म्यूचुअल फंड्स के रिव्यूज मिलेंगे, डिटेल्ड रिव्यूज है काफी, और वहां पे नॉलेज बैंक भी है, मतलब ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड के सिर्फ रिव्यूज दिए हुए हैं, वहां पे बहुत सारा नॉलेज भी दिया हुआ है म्यूचुअल फंड का, तो वो भी आप ले सकते हो, तो जरूर mfyadnya को विजिट कीजिए, और अगर ये कौन से एमएफ हमें अच्छे लगते हैं और मॉडल पोर्टफोलियोज,
तो वो भी अगर आपको चाहिए तो investyadnya.in पे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो सिलसिला है म्यूचुअल फंड रिव्यूज का, ये चलता ही रहने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि इतने सारे म्यूचुअल फंड को रिव्यूज करने के लिए हमें शायद 1 साल भी लग सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो सही है यहीं पे दे रहे हैं ये सारा डेटा, तो याद रखना हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करेंगे आप लोगों को। तो आपको अगर प्रॉपर अच्छी रेटिंग वगैरह चाहिए तो म्यूचुअल फंड यज्ञ को विजिट कीजिए, वहां से आपको ये सारी अपडेट्स का रेटिंग रिव्यू, मतलब आज हम तो अपडेट आउट कर देंगे, इसका नंबर अगले साल आएगा और अगले साल में जाने की चीजें छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? True, true. So I think it will be an interesting thing to do all these reviews. So Yes. We are looking forward to make more videos on this. Absolutely. So Right. thank you so much, everyone. Have a great time ahead. Jai Hind. Thank you. Jai Hind.